वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, याद रखिएगा एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट नंबर आज हम बात करने वाले हैं 7। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको याद रखिएगा अलग से प्लेलिस्ट वहाँ पर बना दी गई है, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वास्तव में तैयारी कर रहे हो और अगर आपको ये जानना है कि हमसे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो वैकेंसी आती है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा जितने भी ओल्ड पेपर है, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का 2012 का पेपर हो, 2013 का पेपर हो, 2014, 15 और 18 है, ठीक है, ये जो 6 पेपर है याद रखिएगा हमने ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं। अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया है, मतलब एक भी अगर आपने पेपर नहीं देखा है, तो जल्दी से जाइए, इसके लिए प्लेलिस्ट में आपको अलग से बना दी गई है, मतलब वहाँ पर आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पेपर, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज जो हमारा सेकंड चैनल है एग्री बाय दीपक सर, वहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो पेपर है वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चाहो तो आप सेकेंड चैनल पर चले जाओ, या फिर प्लेलिस्ट में आपको वहाँ से सभी ओल्ड पेपर है ये आसानी से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है फादर ऑफ रोज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा फादर ऑफ रोज, याद रखिएगा ऑलरेडी ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप चाहो तो यहाँ पर साथ साथ कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज केवल यहाँ पर आप ध्यान से समझ सकते हो, ठीक है। तो फादर ऑफ रोज किसे बोला जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर ओ.एस. रंधावा, डॉक्टर बेंजामिन पियरे पाल, या फिर डॉक्टर के.एस. चड्ढा। तो याद रखिएगा आपने एक नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर बी.पी. पाल। ये नाम तो आपने पक्का सुना होगा क्योंकि ये ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, रोज़ की जो ब्रीडिंग करते हैं, तो ब्रीडिंग करने से जो संबंध माना गया है बी.पी. पाल का ही माना गया है। और याद रखिएगा फादर ऑफ रोज भी किसे बोला सा है? डॉक्टर बी.पी. पाल को ही बोला सा है। और बी.पी. पाल का याद रखिएगा पूरा नाम क्या होता है? बेंजामिन पियरे पाल, ठीक है, शॉर्ट नेम इसका डॉक्टर बी.पी. पाल है। और अगर हम बात करते हैं फुल फॉर्म, मतलब इसका पूरा नाम, तो होता है याद रखिएगा बेंजामिन पियरे पाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में किस पुष्प की फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। मतलब ऐसा कौन सा पुष्प है जिसकी भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा उसका क्षेत्रफल है? चमेली की, गेंदा की, रजनीगंधा की, फिर ग्लेडियोलस की। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं भारत के लिए, तो जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर लिया जाता है वो कौन सा पुष्प होता है? वो होता है चमेली का फूल। कौन सा होता है? चमेली। और जिसका ये याद रखिएगा आपने जास्मीन, ठीक है, जास्मीन क्या होता है? चमेली, इंग्लिश वर्ड है इसका होता है जास्मीन, ठीक है। तो इसकी सर्वाधिक खेती कहाँ पर की जाती है? भारत में की जाती है, इंडिया में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको कई बार हम सोल्व करवा चुके हैं कि CFTRI मतलब सेंट्रल, याद रखिएगा आपको क्या पूछा गया यहाँ पर? CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या पूछा गया है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये तो आप सभी को ही पता होगा, याद रखिएगा मैसूर कर्नाटक में, क्योंकि याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको ये सोल्व भी करवा दिया है और कई बार याद रखिएगा आपको ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CFTRI कहाँ पर स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नींबू के स्क्वैश बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग करते हैं? क्या पूछा गया है? किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? पानक या स्क्वैश बनाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा पानक या स्क्वैश सबसे पहले तो किसका बनाया जाता है, किससे तैयार किया जाता है? वो तैयार किया जाता है नींबू से तैयार किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है कि मान लीजिए आपने जो पानक या स्क्वैश जो तैयार किया है, अगर आपको इसका प्रिजर्व करना है, इसका आपको संरक्षण करना है, तो आप किसका, या फिर जो प्रोडक्ट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होता है, या फिर जो हम केमिकल इसमें यूज़ करेंगे वो कौन सा होता है जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है, इसे संरक्षण प्रदान करता है? एसिटिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, फिर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पानक या स्क्वैश होता है, तो अगर इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, इसे हमें प्रिजर्व करना है, तो इसके लिए याद रखिएगा हम किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सहकारी विपणन की स्थापना हुई थी। सहकारी विपणन की स्थापना कब हुई थी? सन 1953 में, सन 1945 में, सन 1970 में या सन 1975 में। ठीक है, सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, चाहो तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो या फिर यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो कि याद रखिएगा सहकारी विपणन की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी सन 1945 में। कब की गई थी? सन 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कब अस्तित्व में आया था? मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे याद रखिएगा आपने नाम तो सुना ही होगा, नाबार्ड। तो जो नाबार्ड बैंक होता है इसकी स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक साथ क्लियर कर लेते हैं कि याद रखिएगा जो नाबार्ड की स्थापना है ये सबसे पहले तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 में की गई थी। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी तो ये की गई थी याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? याद रखिएगा ये की गई थी मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि सहकारी आंदोलन का पिता किसे बोला जाता है? सर मैगलन को, ए निकोलस को, गॉडगिल को या फिर स्मिथ को? क्या पूछा गया है कि जो सहकारी आंदोलन होता है इसका पिता किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है याद रखिएगा निकोलस को। सहकारी आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है याद रखिएगा ए निकोलस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में, जोधपुर में, कटक में या फिर देहरादून में? तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आप सभी को ही पता होगा जो काजरी होता है, काजरी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब 1959 में इसकी स्थापना जोधपुर राजस्थान में की गई थी। और अगर हम बात करते हैं काजरी की फुल फॉर्म तो इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है इसका पूरा नाम? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि सभी कोल फसलें जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट एंड चाइनीज पत्ता गोभी आदि किस जंगली पत्ता गोभी से विकसित हुई थी? तो इन सभी की अगर हम बात करते हैं ये किससे विकसित की गई थी तो ये की गई थी याद रखिएगा कोलवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भिंडी की पत्ती का पित्तवर्ण रोग किससे फैलता है? क्या पूछा गया है कि भिंडी की पत्ती का पित्तवर्ण रोग किससे फैलता है? कवक से, वायरस से, जीवाणु से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि येलो वेन मोजेक वायरस किससे द्वारा फैलता है? याद रखिएगा येलो वेन मोजेक वायरस। ठीक है, तो ये किससे फैलता है? याद रखिएगा वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम पहले भी जो आपको सोल्व करवा चुके हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन सी सर्वाधिक किस में होता है? याद रखिएगा ये होता है बारबेडस चेरी में होता है। इसके क्रम एक बार आप फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है ये होता है बारबेडस चेरी में, उससे कम किस में होता है? आंवले में, उससे कम किस में होता है? अमरूद में, और अमरूद से भी कम किस में होता है? नींबू वर्गीय फलों में। ठीक है, इसका क्रम याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बारबेडस चेरी में पाया जाता है, सेकंड स्थान पर आता है आंवला, थर्ड स्थान पर आता है अमरूद और फोर्थ स्थान पर आता है नींबू वर्गीय फल। ये इनका क्रम होता है कि विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? बारबेडस चेरी, आंवला, अमरूद और नींबू वर्गीय फल। ठीक है, चारों पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पोमोलॉजी किससे संबंधित है? पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये तो आप सभी को ही पता होगा कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? याद रखिएगा पोमोलॉजी बोला जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? याद रखिएगा पोमोलॉजी बोला जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन।
ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर आपको सुबह जो आपकी क्लास लगी थी उसमें भी आपको बताया गया था कि पोमोलॉजी याद रखिएगा ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द होता है। ग्रीक प्लस लैटिन ये दोनों भाषाओं का शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गरीबों का मेवा कहलाता है। कौन सा ऐसा फल है जिसे याद रखिएगा गरीबों का मेवा कहा जाता है? बेर को, अनार को, कटहल को या फिर अमरूद को? गरीबों का मेवा किसे बोला सा है? बेर को, अनार को, कटहल को या फिर अंगूर को? तो याद रखिएगा गरीबों का जो मेवा बोला सा है ये बोला सा है बेर फल को बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? पपीते के फलों में पीला रंग, कौन सा कलर? पीला कलर किस पिगमेंट, किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, ज़ैंथोफिल के कारण, केरिका ज़ैंथिन के कारण या फिर बीटा कैरोटीन के कारण? तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है पपीते में पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है, तो होता है याद रखिएगा केरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है पीला रंग? ये होता है याद रखिएगा केरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है पपीता में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया है, तो विटामिन ए सर्वाधिक पाया है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा पपीता किस प्रकार का होता है? पीले कलर का। और याद रखिएगा जो फल या फिर ऐसे फल जिनका कलर क्या होता है? पीला होता है, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया है? विटामिन ए पाया है। पीले रंग के फलों में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया है? विटामिन ए पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या कितने वृक्ष लगाए जा सकते हैं? क्या पूछा गया है कि आम की आम्रपाली वैरायटी जिसमें प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या कितने वृक्ष लगाए जा सकते हैं? 1200 पौधे, 1800 पौधे, 1600 पौधे या फिर 1000 पौधे? आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके यहाँ पर सामने दे रखे हैं कि 1200 पौधे, 1800 पौधे, 1600 पौधे या फिर 1000 पौधे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करना है वो क्या करना है कि आम्रपाली याद रखिएगा इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है वो कम रखी जाती है। कितनी? 2.5 × 2.5 मीटर। आम्रपाली याद रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा पौधे रखे जाते हैं, इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है केवल याद रखिएगा 2.5 × 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर, 2.5 मीटर रखी जाती है। बाकी जितनी भी जो वेराइटीज़ होती है उन सभी में कितनी रखी जाती है? 10 × 10, मतलब 10 मीटर की दूरी रखी जाती है। और अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा आम्रपाली, तो आम्रपाली में 2.5 × 2.5 मीटर डिस्टेंस हम रखते हैं, इसलिए याद रखिएगा पर हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं आम्रपाली में तो इसमें कितने पौधे रखे जा सकते हैं? तो याद रखिएगा वो होते हैं 1600 पौधे। 1 हेक्टेयर में आम्रपाली के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? याद रखिएगा 1600 पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पपेन किस फल से एकत्रित किया या निकाला जाता है? पपेन होता है इसे किस फल से प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो पपेन होता है ये पपीता से प्राप्त किया जाता है। पपेन है याद रखिएगा ये पपीता से प्राप्त किया जाता है, और पपीता के भी याद रखिएगा कच्चे फल से। पपीता जब कच्चा होता है तो याद रखिए इसका जो कच्चा फल होता है उससे क्या होता है? एक वाइट लिक्विड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एक सफ़ेद तरल पदार्थ निकाला जाता है, और ये जो सफ़ेद तरल पदार्थ होता है इसी को क्या बोला जाता है? याद रखिएगा पपेन बोला सा है। और पपेन का जो प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है? याद रखिएगा पेट संबंधित जो विकार हैं उनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पपेन का प्रयोग किया जाता है। पपेन को किससे प्राप्त किया जाता है? पपीते के कच्चे फल से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन। एक और बार देख लीजिए, पपेन को पपीता से प्राप्त किया जाता है और पपीता के भी कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। सेकंड पॉइंट है कि पपेन है ये किस प्रकार का होता है? याद रखिएगा सफ़ेद तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? सफ़ेद तरल पदार्थ होता है। थर्ड पॉइंट है कि जो पपेन प्राप्त किया जाता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखिएगा पेट संबंधित रोगों के निदान के लिए। पेट से संबंधित रोगों के निदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पपेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन होता है क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आम की सीडलेस या बीज रहित किस्म कौन सी है? आम की बीज रहित वेराइटी कौन सी है? सिंधु होती है, रत्ना होती है, निरंजन होती है, फिर
पूसा सूर्या होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है सीडलेस वेराइटी या फिर बीज रहित वेराइटी आम की, तो होती है, याद रखिएगा, सिंधु होती है। कौन सी होती है? सिंधु होती है, जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। बीज रहित वेराइटी मतलब जिसमें बीज नहीं पाया जाता है, वो होती है बीज रहित, और वो कौन सी होती है? सिंधु। और सिंधु को याद रखिए, ऐसी कौन सी वेराइटी होती है जिनके क्रॉस से प्राप्त किया गया था, तो होती है, याद रखिएगा, RAS। इसे आप कैसे याद रखोगे कि इसे किन वेराइटी से प्राप्त किया गया था? वो होती है RAS, मतलब रत्ना इंटू अल्फांजो के क्रॉस से सिंधु वेराइटी को प्राप्त किया गया था। शॉर्ट ट्रिक है RAS, जिसमें आपको कैसे याद रखना है कि रत्ना इंटू अल्फांजो के क्रॉस से सिंधु वेराइटी को प्राप्त किया गया था। और सिंधु क्या होती है? आम की बीज रहित वेराइटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे, आई थिंक याद रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पर दे रखी है, सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्लियर किए जा चुके हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ यार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर हमसे लाइव जुड़ पाए। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट क्लास है ये ऑलरेडी वहाँ पर हो चुकी है। अगर आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऑल पेपर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपके लिए सभी वीडियोस का लिंक डाल दिया गया है, तो जल्दी से प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और वहाँ से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जितने भी ओल्ड पेपर है, 2018 का हुआ, 2015 का हुआ, 2013, 2014, इन सभी के ओल्ड पेपर हमने ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं। तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में, सभी पार्ट्स को क्लियर कर लीजिए अभी।